अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और मेरे साथ हैं राय जी अजय, जो सिविल सर्विस की तैयारी के साथ देश और दुनिया की राजनीति पर गहरी नज़र रखते हैं। आज हम बात करेंगे सर से बिहार पॉलिटिक्स के बारे में। अजय राय जी, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद भाई। आपके साथ साथ तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। और बिहार की राजनीति पे आपने चर्चा के लिए ये प्रोग्राम रखा है जी। तो बिहार पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं आप? बिहार पॉलिटिक्स को अभी हर जगह बिहार पॉलिटिक्स छाया हुआ है, अगर देखें तो पूरे भारत में जी। और बिहार पॉलिटिक्स को अभी के जो सिनेरियो है, अभी के सिनेरियो को देखने से पहले अगर हम अतीत में जाएं जी, तो कुछ चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। बिहार पॉलिटिक्स जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के 90 तक के दशक को देखें, 90 तक जी, तो 90 तक में बिहार में कांग्रेस की सरकार रही है। और एक दो दफ़े देख ले तो हाँ जनता पार्टी का और ऐसे हम देख सकते हैं, लेकिन 90 तक में अगर पूरे पीरियड को देखें तो ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है जी। और 90 के बाद के दशक को देखें, 90 से जी, तो वहाँ पे फिर क्या कहते हैं, जो देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ जिसमें एक आरक्षण आया, फिर मंडल कमंडल की राजनीति हुई और वहाँ से फिर क्या कहते हैं पूरे देश की भी राजनीति बदली और बिहार की राजनीति कुछ ज़्यादा हद तक, कुछ मतलब ज़्यादा बड़े लेवल पे बदलाव देखने को मिला। उसके बाद फिर हम 2005 तक देखते हैं, उसके बाद से 2005 से अभी तक देखें तो नीतीश जी का एनडीए का सरकार है। तो ये 3 फेज में बिहार की राजनीति को देख सकते हैं कि पहला जो था 40 से 50 वर्ष, 40 आज़ादी से लेकर के और आपका 90 के दशक तक में कांग्रेस की सरकार और उसके बाद लालू जी का सरकार था, जिसको सामाजिक न्याय कहते हैं कि समाज में उन्होंने क्या कहता कि बराबरी लाने का काम किया। अच्छा। और उसके बाद में 2005 से जब नीतीश जी आए हैं बीजेपी के साथ में, तो ये एनडीए की सरकार अभी तक, जो बोलते हैं अपने आप को कि मैं सुशासन का सरकार हूँ। ये नहीं, जैसे अगर बिहार की बात होती है तो लालू जी की बात तो ज़रूर होगी। लालू जी के जो पीरियड रहा है, उन्होंने कैसे अपना जो है शासन चलाया है? जी, लालू जी के अगर हम कार्यकाल को देखें तो लालू जी के कार्यकाल को ऐसा देख सकते हैं कि उस टाइम पे पूरा एक हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि एक तरह के तरीके से संघर्ष का स्थिति समाज में 90 का जो दशक था। और उन्होंने जैसे उस टाइम पे आरक्षण आया, आरक्षण के में नौकरियों में पिछड़ी जातियों को एक प्रकार से आरक्षण मिला, उनके लिए सीट रिजर्व हुआ, वो नौकरी में आए, उनके जीवन में बदलाव हुआ, तरक्की हुई। और फिर क्या कहते हैं, तरक्की जैसे हम सशक्तिकरण बोलते हैं, जैसे संविधान में भी है सशक्तिकरण को कि राजनीतिक सशक्तिकरण, सामाजिक और आर्थिक। तो हम देखें तो उस टाइम में सामाजिक सशक्तिकरण हुआ। सामाजिक सशक्तिकरण का वो दौर था जी। और फिर सामाजिक सशक्तिकरण के साथ साथ राजनीतिक सशक्तिकरण हुआ। और उनका कुल मिला के देखें तो उनका जो काल था वो लॉ एंड ऑर्डर भी डिस्टरबेंस का उन पे इल्जाम लगता है कि जिसको जंगल राज कहते हैं, जिसको जंगल राज कहा जाता है। लेकिन उसको जंगल राज सिर्फ एक टर्म दे देने से, और इसको ज्यादातर मैं इस वर्ड को राजनीतिक वर्ड मानता हूँ, एक पॉलिटिकल वर्ड है जिसको हमेशा आरजेडी पे अटैक करने के लिए जब इलेक्शन आता है तो ऐसा इल्जाम लगाया जाता है। उस सिनेरियो में अगर पूरे हम इंडिया को अगर हम देखें तो हर जगह कमोबेश 90s के टाइम में ऐसा था ही। जैसे बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड पूरा था, यूपी, ईस्टर्न यूपी में देख लीजिए, मतलब ऐसा नहीं था, वो हर जगह वो था। लेकिन वहाँ पे क्या कुछ चीज़ें थोड़ी ज़्यादा, वो उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि सामाजिक संघर्ष का वो था कि एक तरफ से था कि एक वर्चस्व की लड़ाई थी, एक समाज के एक हिस्से से अपने वर्चस्व कायम करने के लिए, और एक हिस्से से था कि अपने अस्तित्व को की रक्षा करने के लिए। तो ये दो, जब समाज के दो धड़े जब संघर्ष करते हैं तो वो मतलब आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीजें ऐसी घटनाएं हो रही है।
तो वो इस चीज से वो थोड़ा उनका ये नेगेटिव एरिया रहा उस टाइम पे, क्राइम्स बढ़े, इस सब का उन पे हमेशा इल्जाम लगते आया है। इल्जाम लगा है, लेकिन ऐसा था नहीं, जैसे आपने बताया कि यूपी में भी और महाराष्ट्र में भी ये चीज़ें होती रहती थी। जी 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 जी। तो अब जो है आरजेडी के बारे में क्या और तेजस्वी का क्या रोल है आज? जी, अगर हम आरजेडी और तेजस्वी की बात करें तो तेजस्वी जी यंग है, यंग पॉलिटिशियन है। ये हमेशा उन पर इल्जाम लगते आया है कि वो लालू जी के बेटे हैं और तरह तरह के इल्जाम लगते हैं। अगर इस सब इल्जाम को हम अगर साइड कर देते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में हर पार्टी में वंशवाद है। अगर हमें एक एक पार्टी को देखे तो हर जगह है कि वो मतलब सब जो नेता है उनके नाते रिश्तेदार ही पार्टी में वो पार्टी को चलाते हैं, और ऐसा कोई एक पार्टी नहीं है। सही बात। तो लेकिन इस सब के इतर अगर देखें तो तेजस्वी जी का बिहार के पॉलिटिक्स में एक्सेप्टेंस बढ़ा है। अच्छा, अगर मैं आपको पिछला चुनाव ले जाऊं 2020 में, उन्होंने लालू जी तभी नहीं थे डायरेक्ट इलेक्शन में, मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे वो, और उस टाइम में तेजस्वी जी पूरा कैंपेन कर रहे थे। और उस टाइम में उनको इतना उन्होंने नौकरी के रोजगार के मुद्दे पे उन्होंने 2020 का इलेक्शन लड़ा था कि 10 लाख रोजगार देंगे, अगर हम सरकार में आए तो बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देंगे। और उसके ऊपर बिहार के लोगों ने, युवाओं ने खास करके उन पे भरोसा किया और मैंडेट दिया, उनको अच्छी खासी सीट वो जीत के आए। तकरीबन वो 75 से 76 सीट जीत के आए थे वो। जी जी, काफी अच्छी सीटें मानी जाती हैं जी। वो और पॉपुलर भी बहुत रहे पब्लिक में। हाँ, पॉपुलर रहे। वो नौकरी के उस पे आए हैं। वो डेप्यूटी क्या कहते हैं, बाद में जब नीतीश जी उनके साथ गए थे तो डेप्यूटी सीएम उनको बनाया गया। तो डेप्टी सीएम बनते रहते हुए भी उन्होंने स्वास्थ्य विभाग मिला था तो वो काम किए, औचक निरीक्षण का हो गया, या अभी जो क्या कहते हैं नियुक्ति पत्र मिल रहा है, जिनको जॉब मिल गया और उनको नियुक्ति पत्र का, तो उन्होंने ये शुरुआत की बिहार में कि एक प्रोग्राम के तहत में, और उनको मतलब मीडिया हो, लोग हो, उनके सामने नियुक्ति पत्र का ये चलन शुरू किया। नीतीश कुमार जी की काफ़ी दिनों से 20 साल तकरीबन गवर्नमेंट बनती आ रही है जी। तो कैसे नीतीश कुमार को देखते हैं आप? नीतीश जी को देखे तो नीतीश जी रियल मायने में पॉलिटिशियन है। रियल मायने में मतलब ये अलग बात है कि वो इधर उधर जाते हैं, लेकिन है कि राजनीति है क्या जी। वो राजनीति वो ये कर रहे हैं कि उनको जिनसे एक ये चीज है, थोड़ा मैं ये बोलना चाहूंगा कि नीतीश जी का हर समाज में एक्सेप्टेंस है। अच्छा, इस चीज को मैं कहूँगा हर जगह एक्सेप्टेंस है जी जी। आप इसको देख सकते हैं कि और उन पे कोई पर्सनल ऐसा एलिगेशन भी नहीं है, हमेशा सादगी से और मतलब बहुत कंफर्टेबल राजनीति करते हैं। अटैकिंग राजनीति के मोड में वो कभी कभी, अभी जैसे वो उनका मतलब एज भी हो रहा है तो कभी कभार वो बोल देते हैं अटैकिंग मोड में, लेकिन हमेशा ही मतलब वो एकदम कूल नेता के रूप में देखे गए हैं। और सुशासन के अपने गुड गवर्नेंस पे वो काम करते आए हैं 2005 से। 2005 से 10 का अगर हम एनालिसिस करें तो 2005 से 10 में उन्होंने बढ़िया मतलब काम किया है बिहार में, क्राइम्स को लेकर के। और भी जो रोड की बात करें तो रोड में मैं ये कहूँगा कि उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का है। ये नहीं कि रोड सिर्फ नीतीश जी, वो तो सेंट्रल का काम है, वो NHAI के थ्रू वो बनते रहता है। स्टेट हाईवे भी उन्होंने उनके लिए भी काम किया है। और भी तरीके के यहाँ एजुकेशन में उन्होंने अच्छा काम किया, जैसे लड़कियों के लिए उन्होंने साइकिल का बंदोबस्त करके दिया। फिर जो बच्ची 10th और 12th में अच्छे मार्क्स लाते उनको पैसे दिए। एक चीज जो मतलब रिमार्केबल और माइलस्टोन का काम किया नीतीश जी ने, वो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप का 2005 में आए तो शायद 6 या 7 में उन्होंने महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप उन्होंने काम किया उस मॉडल पे, और वो वर्ल्ड बैंक से पैसा लेके आए। अच्छा। और आज है कि जो उनको वो जीविका कहते हैं, जीविका दीदी,
उन पे जो महिलाओं का एक समूह है 10 या 20 महिलाओं पे उनमें लोन दिया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, बहुत रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम होता है, निग्लेजिबल, मतलब 1% से पे देते हैं और ये वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, लड़कियों के शादी में यूज कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट पे वो रीपेमेंट करते हैं। तो जो SHG का जो मॉडल बिहार में है वो बहुत ही बढ़िया है। देश के और भी राज्यों में है ये मॉडल, बट बिहार में ये अच्छा मॉडल है। अच्छा मॉडल जी। तो कांग्रेस का क्या रोल है बिहार में? सर कांग्रेस का रोल ये है कि 90 के बाद से तो धीरे धीरे कांग्रेस बिहार में ख़त्म हो गई। उसके बहुत से मतलब अपने कांग्रेस की भी उसमें वो है कि क्यों ख़त्म हुई, वो कांग्रेस को एनालिसिस करने की बात है। और कांग्रेस के टाइम में उस टाइम में ये भी हो गया कि कांग्रेस पे ये भी इल्ज़ाम लगते आया है कि बहुत सारे उस टाइम में भी जो कास्ट बेस्ड क्रिमिनल वो थे जो चल रहा था वो भी बहुत मतलब वो था समाज में। और एक भागलपुर का एक इंसिडेंट भी हुआ था जो उसके उस टाइम में जो चीफ मिनिस्टर थे, बाद में वो चीफ मिनिस्टर भी नहीं रहे और फिर वहीं से कांग्रेस का पतन शुरू हो गया बिहार में। और पतन क्या, एक ये भी कह सकते हैं कि धीरे धीरे जब कमज़ोर हुई तो उन्होंने आरजेडी के थ्रू अलायंस करके वो लड़ने लगे। तो कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट है वो आरजेडी में शिफ्ट हो गया क्योंकि कांग्रेस वहाँ कमज़ोर होने लगी। वहाँ 89 के इंसिडेंट के बाद में स्वाभाविक था कि कांग्रेस के वोटर्स क्या कहते हैं शिफ्ट हो जाएंगे आरजेडी में और वहाँ पे वो शिफ्ट हो गई। दूसरी बात में कांग्रेस का संगठन खत्म हो गया, वहाँ पे संगठन कमजोर हो गया बहुत। नहीं, कमजोर कब होगा, जब कुछ रहेगा। मतलब बिहार में है संगठन लेकिन नहीं ना के बराबर है कि उन्होंने फिर संगठन पे ध्यान भी नहीं दिया वहाँ पे। और 90s के बाद से एक ऐसा सामाजिक राजनीतिक ऐसी दिशा और हवाएं ऐसी बदली कि सामाजिक न्याय का जो एक पूरा ट्रेंड चला और उसमें क्या कहते हैं जो पिछड़ी जाति के लोग थे, जैसे लल्लू जी का वर्चस्व था, 15 साल तक उन्होंने राज किया, उसके बाद नीतीश जी का है। तो इस में राजनीतिक गुणागणित कांग्रेस फिट नहीं कर पाई, लेकिन कांग्रेस लड़ते आई है, वहां पे कुछ ना कुछ सीट जीतते आई है। लेकिन अब वो राहुल गांधी जी एक्शन प्लान में है, क्या उनका प्लान चल रहा है इस टाइम? राहुल गांधी जी इस टाइम जी हाँ, बिहार में अभी अगर हाल में कुछ दिनों से देखें हम तकरीबन 1 महीने से, तो बिहार में कांग्रेस ड्रास्टिक चेंज के मूड में दिख रही है और कर भी रही है। उन्होंने क्या कहते हैं वहाँ पे अपने प्रभारी भी भेजा हुआ है यूथ कांग्रेस के जो है उनको, और जो बिहार के एक चेहरा है कन्हैया कुमार जी, उनको भी भेजा हुआ है। और कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं, अभी पदयात्रा भी उन्होंने एक यात्रा शुरू किया है। बेसिकली वो यात्रा पलायन रोको रोजगार दो, मतलब पलायन पे है मुद्दा उनका कि बिहार से पलायन होके, मतलब आपको दिखेंगे कि बिहार वाले हर जगह हैं, दिल्ली, मुंबई, मतलब देश के कोने बेंगलुरु हो जाए, कहीं भी सूरत हो जाए, हर जगह। विदेश में तो ऑल इंडियंस है, वहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि बिहारी है, वहाँ इंडियंस है। हम अपने अगर इसकी बात करें देश में देखेंगे तो हर जगह है। और इसी चीज को वो पलायन रोको वाले मुद्दे पे वो यात्रा कर रहे हैं और वो ये कर रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस को रिवाइव कर रहे हैं। अच्छा, कि वापस से कांग्रेस को ना वो खड़ा कर रहे हैं बिहार में जी। और कन्हैया कुमार को इसलिए उन्होंने लगाया है कि कन्हैया जी का एक्सेप्टेंस है, हर जाति धर्म के लोगों में उनका एक्सेप्टेंस है, एक लार्जर फिगर है जी। और लोगों बात अपनी बेबाकी से कहते भी है, इसलिए उन्होंने उनको लगाया है वहाँ पे। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो इसके अपोजिशन में बीजेपी का क्या एक्शन प्लान रहेगा? बीजेपी का एक्शन प्लान देखिए, बीजेपी तो एक्शन प्लान क्या करेगी, बीजेपी का है कि बीजेपी तो 20 साल से नीतीश जी के साथ सरकार चला रही है जी। 20 साल से तो चला, वो तो ये नहीं कहेगी कि हम सरकार में नहीं है। हम 20 साल से अपोजिशन में है, आप तो सरकार में है 20 साल से। बीजेपी यहाँ पे ये कर रही है कि एक्चुअली वहाँ पे बिहार में बीजेपी का कोई सशक्त चेहरा नहीं है, कोई नेता नहीं है जी।
और बिहार की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। आप देखेंगे तो आप यूपी भी देख लीजिए या कहीं का भी उठा लीजिए, बिहार में धर्म नहीं चलता है। जी जी जी। बिहार में धर्म, और ये हम इसके लिए हम जो नेता हम देखेंगे कि जैसे लालू जी आए, लालू जी के आने के बाद से ट्रेंड ये कि वहाँ पे ये सब पॉलिटिक्स का खात्मा हो गया। राजनीति जाति पे होती है और जाति पे राजनीति सिर्फ बिहार में नहीं होती है। कुछ लोग इस चीज को बहुत मतलब जोर शोर से बिहार को एकदम वो करते हैं कि नहीं जाति पे बिहार एकदम वो है, लेकिन जाति का हर जगह। क्या यूपी में इलेक्शन है, यूपी में जाति नहीं है? वहां भी क्या कहते हैं, हर जाति के नेताओं को लेकर के बीजेपी ने अलायंस करके सरकार को कहते हैं बनाया है वहां पे। बिहार में भी बिहार में जाति है, लेकिन यहाँ पे यह है कि धर्म नहीं चलता है, कट्टरता नहीं है। तो बीजेपी हमेशा से इसमें फेल रही है, वो अपना सरकार चाहती है। नीतीश जी का वो चेहरा यूज करके इस चुनाव में वो सोच रही है, क्योंकि विदाउट नीतीश जी वो नहीं कुछ कर सकते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं है। नीतीश जी के आने से उनको बल मिलता है और ईबीसी के भी कुछ वोटर उनको वोट देते हैं। मतलब एनडीए में है फिर भी ईबी अगर अलायंस रहता है तो ईबीसी के वोटर भी बीजेपी को जहाँ पे खड़े हुए वहां वोट देते हैं। अगर अलायंस नहीं रहेगा तो पूरा फिर वो वोटर नीतीश जी को मिलेगा, उनकी पार्टी खड़ी होगी। तो बिहार में इसका हम बीजेपी की बात कर रहे हैं तो बीजेपी का कोई ऐसा चेहरा नहीं है। वो इस बार इस फेरे में लगी हुई है कि कैसे भी ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आए और फिर नीतीश जी से मोल भाव करें। क्योंकि अभी तक जो उनके अंदर रस्साकस्सी चल रही है कि जैसे कि सीएम फेस को डिक्लेयर करने के लिए अगर देखें तो नीतीश जी के पार्टी से भी आवाज उठ रही है और उनका लड़का जो है निशांत जी ने भी एक दो इंटरव्यू में बोला है कि मतलब पिताजी को चेहरा घोषित कीजिए, वो तो काम किए ही है 20 साल तक। तो बीजेपी के लिए ऐसा एकदम सिचुएशन ऐसा हो गया है कि वो खुद वहां पे स्ट्रांग होना चाहती है नीतीश को कमजोर करके, लेकिन कमजोर करने पे आएगी अगर नीतीश जी को तो उस चक्कर में वो खुद ही बहुत वीक हो जाएगी। ये चीज है। लेकिन बीजेपी जैसे महाराष्ट्र में शिंदे जी के साथ करा, कहीं नीतीश जी के साथ तो नहीं कर देगी? हाँ, यही तो है कि मतलब बीजेपी का ये रहा है कि पिछले 10-11 सालों से देखे जब से सत्ता में आई है एक नया पॉलिटिक्स है। पिछला अगर हम देखें कि आडवाणी और अटल जी का जो अटल जी की जो बीजेपी थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी, अलग थी। जब से ये इनकी आई है मोदी जी और शाह जी की, ये बीजेपी बिल्कुल क्या कहते हैं अलग है। ये रीजनल पार्टी को बुलाते हैं, मतलब ये है कि अगर हम देखें तो साम दाम दंड भेद सब कुछ करके कि रीजनल पार्टी से पहले उसको वो अलायंस कर लो, फिर क्या कहते हैं उसके फिर पीछे से ऐसे पीछे के दरवाजे से उनको कमजोर करो, उनके कुछ पार्टीज के मेंबर को अपने में मिला लो, तोड़ लो और फिर पार्टी को खत्म कर देते हैं। तो आपने बिल्कुल जो शिंदे जो महाराष्ट्र में ये भी डर है कि ये नीतीश जी के साथ ना करे, लेकिन नीतीश जी के साथ होगा नहीं, क्योंकि नीतीश जी का ये है कि अगर वो ऐसा करें तो आरजेडी की तरफ से खुला ऑफर रहेगा, वो वहां पे जाके मतलब वो सरकार बना लेंगे दूसरी पार्टी से, मतलब वहां पे बना। तो ये हमेशा रहेगा बीजेपी के माइंड में। लेकिन हाँ, एक चीज बीजेपी कर रही है जो ये हर अगर कोई राजनीति पे पैनी नजर रखता है तो ये देख सकेगा कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को कमजोर कर रहे हैं। उनके कुछ लोगों को, कुछ नेता के, जेडीयू के नेताओं को अपने तरफ आकर्षित वो कर लिए हैं और अंदर ही अंदर पार्टी को खत्म कर मतलब कमजोर करने की कोशिश ये चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ जी। तो अब इसमें एक बिहार में प्रशांत किशोर जी भी हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं कुछ जी। पिछले अगर देखें तो 2022 से उन्होंने अक्टूबर, गांधी जी का जब भी जो बर्थ, गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर से उन्होंने एक बिहार में पदयात्रा शुरू किया। उन्होंने पदयात्रा शुरू किया और उस पदयात्रा में वो बिहार में एक मुहिम को लेकर के आए हैं कि बदलाव, बोलते हैं कि बदलाव चाहिए, जिसमें कि बोल रहे हैं कि सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास, कि इसके तहत हम बिहार को बदलेंगे। लेकिन आज 2025 चल रहा है और इतने दिनों में उन्होंने 1 साल तकरीबन वो उनका यात्रा चला, उसके बाद फिर वो गाड़ी से घूम रहे हैं अभी हर जगह।
उनके मतलब जो भी पुराने लोग थे वो जनसुराज छोड़ के चले गए। और जब उनसे बातचीत होती है और मीडिया के थ्रू भी पता चलता है तो ये है कि प्रशांत जी के कहनी मतलब और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जी। जो कह रहे हैं वो कर नहीं रहे हैं और जो कर रहे हैं वो बिल्कुल किसी को कहते नहीं है। और ये भी इल्जाम उन पे लगते आया है कि वो मतलब एक तरीके से बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, पैसा ले मतलब वो बोल रहे हैं, लोगों ने ऐसा कहा है कि ये देखने को मिला कि वो पूरा फंडिंग बीजेपी की तरफ से है। और प्रशांत जी के काम से भी ये लग रहा है कि प्रशांत जी मुस्लिम्स जो बिहार के मुस्लिम भाई हैं उनमें वो जाके ज्यादातर चीजों को ऐसे मतलब बहुत अग्रेसिवली कह रहे हैं कि तुम लोग आरजेडी के लिए लालटेन ढो रहे हो या दरी बिछा रहे हो, मुस्लिमों को क्या मिला, ये है वो है फलान मतलब। तो इससे है कि वो मतलब ये साफ दिख रहा है कि वो भी मतलब आरजेडी को से मुस्लिम्स को हटाना चाह रहे हैं ताकि कमजोर हो। दूसरी तरफ वो जेडीयू को भी कमजोर, वो नीतीश जी के लिए अटैकिंग मोड पे रहते हैं। उनको यहाँ तक भी वो मानसिक दिवालिया मतलब वो भी बोल दिए कि मानसिक तौर पे ये वो हो गए, नहीं कमजोर है, बीमार है। दूसरी बात वो बीजेपी के लिए ज्यादा कुछ बोलते हुए नजर नहीं आते हैं ये। और 2024 के इलेक्शन में जैसे उन्होंने बोला कि नहीं बीजेपी ऐसे वैसे जो भी चीजें जो बीजेपी के लिए उन्होंने बोला, इससे तो पूरा ही झलक गया कि ये मतलब काम कर रहे हैं ऐसे। तो और कुछ इनका मतलब बिहार के पॉलिटिक्स में देखिए, बिहार का पॉलिटिक्स ऐसा एकदम पॉलिटिक्स है कॉम्प्लेक्स जिसमें आप 1 साल 2 साल में कुछ बड़े बदलाव नहीं कर पाएंगे। जी। और ये प्रशांत किशोर जी हमेशा से सारी पार्टियों के लिए एक तरीके से मैनेजमेंट का काम करते हुए आए हैं। तो मैनेजमेंट का काम करते हुए आए हैं तो लोगों का भरोसा अभी नहीं है इन पे, भरोसा नहीं है। इन्होंने 2-3 सेंटेंस भी स्टेटमेंट्स ऐसे दिए जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। इन्होंने बोला कि हम आएंगे तो 1 घंटे में शराबबंदी को जो बंद है उसको लागू करेंगे। अच्छा। तो लोगों के बीच में बिहार में ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या शराब बेच के हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? शराब आप कहाँ से बेच सकते हैं? शराबबंदी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं बिहार में। सही, बिहार में बेनिफिट्स हैं। घरेलू कलह जो था वो एकदम खत्म हो गया है, बंद हुआ। बहुत क्या कहते हैं, बहुत सारे जो यंग जनरेशन में चीजें हुआ करती थी, जो बच्चे पीते थे और हमेशा हुड़दंगे ही होता था, ये सब पे कंट्रोल हुआ है। हाँ, ये अलग मसला है कि शराब खुलेआम मतलब पीछे के दरवाजे से बिक रही है बिहार में, उसको सही ढंग से और भी उसको बैन करने की जरूरत है। मैनेज करना है, मैनेज नहीं, उसको बैन करना है कि कैसे इसको कि ये क्यों हो रहा है, करप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब वो अगर बंद है तो क्यों मिल रहा है, फिर क्यों मिल रहा है। लेकिन ये कह देना कि हम आएंगे तो इसको चालू करेंगे, तो एक तरीके से कि आप गांधी को लेके चल रहे हैं और एक तरीके से तरफ आप बोल रहे हैं कि हम शराब को भी हम लेके आएंगे, तो दोनों चीजें कैसे चलेंगी? ये है। तो कुल मिला के ये सिर्फ बीजेपी को मतलब ये फायदा इनका तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि इनको ये सरकार क्या मतलब ये कुछ नहीं कर पाएंगे, डैमेज करेंगे, किसी को डैमेज करेंगे, किसी को फेवर करेंगे, किसी को फायदा मिलेगा, किसी को फायदा पहुंचाएंगे। चिराग पासवान जी के बारे में थोड़ा सा। चिराग पासवान जी का क्या ही मतलब, उनका नाम बिहार की राजनीति में वो दिख ही नहीं रहे। अच्छा, वो कहाँ दिखते हैं बिहार की राजनीति में? इतना बड़ा आंदोलन हुआ जी, जो बीपीएससी पेपर में जो मिसमैनेजमेंट हुआ गर्दनी बाग में, आज भी वो आंदोलन चल रहा है। और उसमें एक चिराग पासवान गए नहीं, उन्होंने बच्चों के टीम को अपने घर पे बुलाया जी। मतलब आप सरकार में हैं तब तो आप अपना देख रहे हैं ना, क्योंकि आप सरकार में हैं, एनडीए में, और एनडीए की सरकार है, उसी सरकार में पेपर का मिसमैनेजमेंट हुआ है जी। तो आप जा नहीं रहे हैं वहां पे, तो एक तरीके से आप बिहार वासियों के साथ कहाँ खड़े हैं? आप तो अपना देख रहे हैं जी। आप सिर्फ वोट लेने के लिए आएंगे, और बिहार में तो दिखते नहीं, वो तो हमेशा बाहर विदेशों में घूमते रहते हैं, क्या कहते हैं, पंजाब में भांगड़ा करते रहते हैं, होली में क्या कहते हैं खेलते रहते हैं, यही सब वीडियो उनका वायरल होता है। उनका पूरा तो पारिवारिक राजनीति चलता है। 5 सीट जो अभी लोकसभा में जीते हैं उसमें से 3-4 तो वो 3 सीट तो खुद घर में ही जीते हैं, घर की 2 सीट क्या कहते हैं उन्होंने मतलब उनके दूसरे लोग जीते हैं जी जी जी।
तो वो बिहार की राजनीति में है क्या, सिर्फ उनका स्लोगन ही है कि क्या कहते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। बाकी वो बिहारी को कभी भी फर्स्ट अगर आप ये स्लोगन लेके चलते हैं कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो आपको काम तो करना पड़ेगा। आप ग्राउंड पे तो दिखेंगे बिहार में, ग्राउंड पे जाना पड़ेगा कि सिर्फ आप एमपी को जिताने के लिए और इसलिए आते हैं बिहार में और हमेशा दिल्ली में पड़े रहते हैं, हमेशा वो क्या कहते हैं। तो कमोबेश इनका तो कुछ भी वो नहीं है। ये इस बार लड़ेंगे, कुछ सीटें इनको मिलेंगी। पिछले बार इन्होंने जेडीयू को बहुत डैमेज किया। ये पिछले बार हर सीट पे मतलब खुद से ही अलायंस में नहीं थे और ये अकेला लड़े थे, और इन्होंने कम से कम 40 से 42 सीट पे 40 सीट, तकरीबन 40 सीट पे ये जेडीयू को मतलब बहुत पूरा नुकसान पहुंचाया इन्होंने। बीजेपी को ऑब्वियसली वो फायदा ही हुआ, नहीं तो जो आज 43 सीट पे आ गई थी जेडीयू 74-75 से, वो आराम से वो 70 सीट जीतती 2020 में। जी। तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई जो बिहार में राजनीति में रहती हैं। देखते हैं अब आने वाले चुनाव में क्या आगे रहेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, धन्यवाद।